तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो पहले देख लें। आपको बिल्कुल सिंपल शॉर्ट नोट्स के साथ मैंने वो एक्सप्लेन करा है, अच्छे से आपको ईजिली वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको सेकेंड चैप्टर के बारे में समझाने वाला हूँ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेंड। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है इस वीडियो में। आप प्लीज़ इसे अच्छे से देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको 100% नेचर एंड फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के हम फ्रेंड्स वीडियोस को चालू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, बेहतरीन शुरुआत करते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर की जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस चैप्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाकर वो पहले वीडियो देख लें ताकि आपको वो चैप्टर के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल सके, है ना। बढ़िया तरीके से समझाया है, शॉर्ट नोट्स में समझाया फ्रेंड। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो प्रिंसिपल वो स्टेटमेंट है, वो फंडामेंटल ट्रूथ है जो हेल्प करता है मैनेजर को कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने में ऑर्गेनाइजेशन में। यही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अगर मैं अच्छी डेफिनेशन की बात करूं और सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, पहले तो इसका आप ये फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। अगर आपके सामने सिर्फ प्रिंसिपल्स, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं, ना। तो अब हम शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो बनाए गए हैं, एक जनरल गाइडलाइन बनाई गई है। क्या बनाई गई है, एक जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि हम डिसीजन ले सकें। एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के बिहेवियर मेंटेन हो सके, मैनेजर को हेल्प कर सके डिसीजंस लेने में। शॉर्ट डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम वाले टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं, मतलब एक जनरल गाइडलाइन है, हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन लेने में। यही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपन कंपेयर करेंगे प्योर साइज प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट टेक्निक से। तो फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वेरी फ्लेक्सिबल, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए वेरी फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सेकंड आता है अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई की जाती है ये प्रिंसिपल, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। थर्ड आता है की पेस चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं क्या होता है, इनके चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कोई इफेक्ट्स होते हैं तो उसके हिसाब से चेंजेस ले लाए जाते हैं। फर्स्ट आता है प्योर साइंस प्रिंसिपल में रिजिड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल पर डिपेंड होते हैं। थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होते टाइमिंग के साथ। मैनेजमेंट टेक्निक सीरीज और स्टेप्स पर डिपेंड है। सेकंड आता है मैनेजमेंट टेक्निक लेस फ्लेक्सिबल है, कम अंडर कंडीशन में चेंजेस होते हैं। थर्ड वैल्यूज आर गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ये गाइडलाइन है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। अब हम मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर, फीचर्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। तो पहला पॉइंट, ये 7 पॉइंट है टोटल। कितने पॉइंट से फ्रेंड, 7 पॉइंट। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। पहला आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन परवेसिव, जिसे कहते हैं। सेकंड आता है जनरल गाइडलाइंस। थर्ड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। एंड फोर्थ आता है फ्लेक्सिबल। इसे मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, आगे और डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल मतलब हर जगह अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। जनरल गाइडलाइन को मेंटेन करके चलते हैं, प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रिंसिपल बने हैं। फ्लेक्सिबल हर एक कंडीशन में हर एक जगह अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पॉइंट देखते हैं। फिर आता है मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर फिफ्थ पॉइंट है, एक रिलेशन मेंटेन करके रखना मैनेजर एम्प्लॉयज़ के बीच ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके, है ना, गोल को अचीव करने में ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के साथ। ठीक है,
तो ये आपका मेनली बिहेवियर होता है। कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप आइडियाज़ लाना, नॉलेज लेना, है ना, और बदले में आउटपुट लेना। कॉन्टिजेंट टीम वर्क के साथ काम करना, यही कॉन्टिजेंट होता है। अगर एक टीम नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, यही आपका कॉन्टिजेंट कहलाता है। एक एक प्रिंसिपल अपन एक एक के नेचर एंड फीचर्स हम एक एक करके अच्छे डिस्कस करेंगे। अगर ये 7 पॉइंट आपके एग्जाम में आ रहे हैं फीचर्स नेचर के बारे में, तो ये अगर आपने लिख लिया, इसके थोड़े बहुत बारे में पॉइंट्स में अच्छे से डिस्कस कर दिया, तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो हम अब आगे एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जिसे हम परवेसिव एप्लीकेबल भी कहते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। इसी को चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज फर्म है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हर एक जगह स्मॉल बिजनेस है, ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए इसे परवेसिव प्रिंसिपल कहा जाता है। किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप इतना सा पॉइंट लिख के आ जाते हैं ना, आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं इसमें, कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए इसे परवेसिव भी कहा जाता है। और ये स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो सकते हैं और लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है जनरल गाइडलाइन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइन है ताकि मैनेजर को हेल्प मिल सके डिसीजन लेने में, लेकिन ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बना है ना, कि हर एक प्रॉब्लम आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकें। ये बस एक स्टेबिलिटी है, एक टाइम पीरियड देता है ताकि आप उसमें क्या कर सकें, एक गाइडलाइन को फॉलो कर हेल्प कर सकें डिसीजन लेने में। अब वो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप उसे डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, आपकी जनरल गाइडलाइन कहलाती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन। हाउ मच टाइम पीरियड गिवन, 6 months, 1 year, etc. वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जनरल गाइडलाइन जो है मैनेजर की, लेकिन ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है किसी भी चीज़ का, है ना। थर्ड आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये डीपली रिसर्च, है ना, और अच्छा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं। ये दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, ये एक रात में तैयार नहीं किए गए। इसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया गया है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है, फिर इसे कंडक्ट किया गया है, डेवलप किया गया है और बाद में इम्प्लीमेंट किया गया है, और इवोल्यूशन नेचर के साथ चेंज होने के हिसाब से उसे बनाया गया है कि हर एक कंडीशन में ह्यूमन बिहेवियर के साथ इंटीग्रेट होकर ये चल सके। तो ये फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है। डीप एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। फोर्थ पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब हर एक टाइम पीरियड के साथ हर एक कंडीशन में अप्लाई होना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके, है ना, उनके गोल को अचीव करने में। इसी को हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, हर एक टाइम पे चेंज होते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये अप्लाई हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट परवेसिव प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। हर एक कंडीशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दे आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट, दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर। ये मैनेजर द्वारा चेंज किए जाते हैं और हु आर यूजिंग देम, जो इसे इस्तेमाल कर रहा है ना। मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म गाइड एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। दिस प्रिंसिपल इंप्रूव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इंप्रूव करने में हेल्प करता है एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। एक रिलेशन मेंटेन करके चलता है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के साथ। एक मैनेजर डील करता है जब एम्प्लॉइज़ के साथ, तो अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में ये हेल्प करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। एक स्पिरिट लाता है ऑर्गेनाइजेशन में। स्पिरिट मतलब मल्टीपल पीपल्स वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हेल्प करते हैं गोल को अचीव करने में, उसे हम स्पिरिट दी कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है, जिसे हम टीम स्पिरिट बोलते हैं। उन एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में, है ना, कॉमन गोल को अचीव करने में, उसी को हम बोलते हैं मेनली बिहेवियर मेंटेन करके चलना। 6 पॉइंट आता है कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, सबसे पहले आइडियाज़, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना, ह्यूमन बींग के साथ डील करना, है ना,
उन आइडियाज़ के साथ, और एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, बदले में एक आउटपुट लेना। एग्जांपल के लिए आज एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है ना, तो वो एक के साथ नहीं हो सकता, उसको एक मल्टीपल रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, एक अच्छा बिहेवियर बना के रखना पड़ेगा, है ना, कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, आइडियाज़ को शेयर करना पड़ेगा, जो नॉलेज है उनको शेयर करना पड़ेगा, है ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको शेयर करना पड़ेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आइडिया को बढ़ाता है, इम्प्लीमेंट करता है, और बदले में हमें एक अच्छा बेटर आउटपुट देता है, आउटकम्स देता है, ठीक है। 7 लास्ट पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स में, वो आता है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन परवेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस एप्लीकेशन एंड डिफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करती है, टीम स्पिरिट में काम किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कॉन्टीजेंट का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक टीम नहीं होगी तो काम कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। आज परचेस मैनेजर क्या करेगा, सेल मैनेजर क्या करेगा, सेल का काम देखेगा। हर एक की क्या है, खुद की एक पर्सनल ड्यूटी है, अपर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ग्रुप में काम करना पड़ेगा। जब तक एक टीम नहीं होगी तो टीम के बगैर वर्क नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल में होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 शेयर कर चुका हूँ, इस वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, ताकि आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। और एक और चीज़, अगर वीडियो को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल आइडियाज़ इंसाइट इनटू रियलिटी। अच्छा, इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आता है? इस पॉइंट से मैंने आपको कुछ पिक्चर्स, इमेजेस लगा के रखी है, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले एक मैनेजर को क्या फॉलो करनी पड़ती है, गाइडलाइन, ताकि वो क्या कर सके, उस गाइडलाइन के हिसाब से राइट डायरेक्शन ले सके, राइट डायरेक्शन में जा सके, राइट डिसीजन ले सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके, है ना, एबिलिटी इससे इंक्रीज होती है, नॉलेज बढ़ता है। तो ये पहला पॉइंट होता है इनसाइट इनटू रियलिटी, मतलब रियलिटी के से वाकिफ होकर अपना सही डिसीजन लेना, सही टाइम पे वर्क करना, इसी को हम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आता है तो सबसे पहली चीज़ माइंड में ये आनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करते हैं तो वो पीपल क्या करते हैं, अपने ह्यूमन को, अब जैसे किसी पीपल को 5 जनों को हमने वर्क डिवाइड करा तो वो अपने ही वर्क पे फोकस करेगा, क्योंकि उसे क्या करना है, वो वर्क कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा, मिनिमम वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, और बेनिफिट होगा, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही डिस्कस करा था, हमने कहीं ना कहीं फंक्शन पढ़े थे मैनेजमेंट के। तो जो मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिक डिसीजंस पे बने हुए हैं, है ना, इसे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके बनाया गया है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक डिसीजंस कहलाता है। फोर्थ पॉइंट आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, एवरी बिजनेस हैज़ टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस में जो भी आने वाले इन्वायरमेंट है, जो भी उनके बिजनेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो टॉप लेवल क्या करती है, प्लान्स को बनाती है ना, पॉलिसीज़ फॉर्म करती है, इसे हेल्प करना,
है ना, ताकि वो क्या कर सके, उसे इम्प्लीमेंट कर सके और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बन सके इसकी हेल्प से, ठीक है। और हेल्प टॉप लेवल टू टेक वेरियस डिसीजन, और हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप गुड प्रोडक्ट दे रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो वो क्या है, आपका एक तरह का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, और ये एक मेजर पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि अगर आप गुड सैलरी दे रहे हैं, है ना, आप जिसको बेच रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो सामने वाला भी नेक्स्ट टाइम आपसे वो चीज़ परचेस करता है। फिर आता है 7 लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जिसका नाम है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा बनाया गया है, एजुकेशन के मतलब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया गया है, ये एकदम नहीं बना है। प्रिंसिपल आर बेस है ट्रेनिंग एंड पार्ट ऑफ दिस लेवल्स एजुकेशन। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने, जो हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजंस लेने में, राइट टाइम में राइट डिसीजंस लेने में। ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी इसमें आती है एजुकेशन एंड रिसर्च में। तो ये 7 पॉइंट थे फ्रेंड्स, जो हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजन लेने में। तो 7 पॉइंट में क्या क्या पढ़ा, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा है। इंप्रूव इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ मैनेजर, मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजन लेने में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में। तो और मैंने इसके शॉर्ट पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है याद रखने का, इट डस। इट डस का मतलब ये है, आई से इंसाइट इनटू रियलिटी, रियलिटी को महसूस करना, है ना, और राइट डिसीजंस लेना राइट टाइम पर, है ना, इंप्रूव करना एबिलिटी, नॉलेज को, स्किल्स को। ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, डिसीजंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजंस, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट डस से आपको हेल्प मिल सकती है, ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे, है ना। तो ये 7 पॉइंट थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फ्यूल के प्रिंसिपल्स पे होगा। तो जल्दी मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का 2nd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज फ्यूल के प्रिंसिपल्स। टोटल 14 प्रिंसिपल्स है फ्यूल के, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, होप आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स एक एक करके हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी फ्यूल कौन थे, हेनरी फ्यूल का क्या बैकग्राउंड रहा है, हेनरी फ्यूल के क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, और हेनरी फ्यूल के ये कौन से 14 प्रिंसिपल रहे हैं मैनेजमेंट के, जो हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजंस लेने में इन राइट वे, इन राइट डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल। बैकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ फ्यूल की बात की जाए तो बहुत बढ़िया बैकग्राउंड रहा है इनका। हेनरी फ्यूल फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, 1841 में हुआ था। इनको एक डिग्री भी मिली थी फ्रेंड्स, माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में इन 1860s में। ठीक है, और ये इंजीनियर की पोस्ट पे वर्क भी कर रहे थे कोल माइनिंग कंपनी में। सेकेंड चीज़, ही वॉज प्रमोटेड, इन्हें प्रमोट किया गया था 1888 में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में। ठीक है, ये वो टाइम था जब कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली थी। इंसॉल्वेंट मतलब डूबने वाली थी, दिवालिया घोषित होने वाली थी, जब इन्हें एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अब इनके पास एक सिचुएशन थी कि कंपनी क्या होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है। लेकिन हेनरी फ्यूल पीछे कहाँ हटने वाले। हेनरी फ्यूल ने क्या करा, मैनेजरियल टेक्निक्स लगाई, है ना। जितने भी डिसीजन है मैनेजरियल टेक्निक्स के थ्रू उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए, मैनेजरियल टेक्निक्स लगाई, है ना, अपने आइडियाज़ लगाए, अपने प्रिंसिपल्स लगाए, और कंपनी को सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर लेकर आए और कंपनी को सक्सेसफुल बनाया। आफ्टर द रिटायरमेंट 30 ईयर, 30 साल बाद रिटायरमेंट के, कंपनी एक ऐसी जगह पे खड़ी थी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो ये थे हमारे हेनरी फ्यूल। इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स फादर ऑफ मैनेजमेंट भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, है ना, मतलब नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। आप देख भी सकते हैं डेफिनेशन में, मैंने ये नोट किया दिया हुआ है।
एट दैट टाइम कंपनी वॉज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इन एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइज इट्स मैनेजरियल टेक्निक। उन्होंने मैनेजरियल टेक्निक लगाई थी जैसा मैंने बताया, टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड सक्सीडेड व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर। द कंपनी वॉज लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। कोल स्टील कंपनी थी, है ना, और वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी आफ्टर द रिटायरमेंट 30 ईयर। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं फेयोल जी के, है ना। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, हेनरी फेयोल बिकम एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, इन्होंने क्या, ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये मैनेजरियल जो स्किल्स इन्होंने लगाई है प्रिंसिपल्स में, है ना, जो हेल्प कर रही है मैनेजर की आज डिसीजंस लेने में। सेकंड, ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शन। इन्होंने कुछ फंक्शंस निकाले मैनेजमेंट के जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने में, जैसे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड पॉइंट जो आता है, डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल निकाले मैनेजमेंट के, विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर। मैनेजर की क्या थी, वो एक गाइडलाइन थी ताकि वो क्या कर सके, मैनेजरियल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके और डिसीजंस को ले सके। ये 3 पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर नोट्स के तौर पर शो कर दिए। सबसे पहले क्या लिखा है, he made clear distinction between technical and managerial skill. Second, he identified the main steps in the process of management which are considered the major function of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. He developed 14 principles of management which act as a guideline for the manager to perform managerial activities. फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय लक्की यूट्यूबर सर्च करने पर आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल, क्या क्या 14 प्रिंसिपल रहे हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। इसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। अगर आपने 14 प्रिंसिपल मेरे समझाने पर लिख लिए तब आपके अच्छे चांसेस है अच्छे नंबर बनने के बोर्ड में, एग्जाम में। तो सबसे पहला होता है डिवीजन ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट लोगों को वर्क देना पड़ेगा जो जिस चीज़ में वो स्पेशलियंस रखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। थर्ड डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन में काम करना, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट्स। 4 यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 पॉइंट आता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सभी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कॉमन गोल की तरफ ले जाना, अट्रैक्ट करवाना, है ना, ताकि वो क्या कर सके, हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। 7 रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, राइट सैलरी, राइट वेजेस, ये आपका रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन कहलाता है। 8 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू अ टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू टेक ऑल डिसीजन इन होल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एक चेन होती है बिजनेस में, है ना, तो उसे मेंटेन करके रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब डिस्कस करते हैं तो पहले वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल टॉप लेवल को बताता है। 10th पावर ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर में वर्क करना। 11th प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी लाना सोसाइटी में। 12th स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मैनेजमेंट में क्या होता है, टाइम टू वर्क करना, है ना, उसे सिक्योर फील करवाना कि जॉब सिक्योर है उसकी। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, राइट डिसीजन लेना राइट टाइम में, है ना। 14 आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी कॉर्प्स। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल में जब वर्क किया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी कॉर्प्स कहलाता है। एक टीम स्पिरिट होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। विदाउट टीम स्पिरिट के बगैर हम वर्क नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है, अब एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके, उसका वर्क टाइमिंग पे हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस वर्क को क्या कर दें, डिवाइड कर दें उन स्पेशलिस्ट लोगों में, स्मॉल सेगमेंट्स में जो एक्सपीरियंस रखते हैं उस फील्ड में। ऐसा नहीं कि जो चीज़ का उससे नॉलेज ही नहीं है आप वो वर्क दे रहे हैं, तो जो इस चीज़ में वो एक्सपीरियंस रखते हैं उन एम्प्लॉयज़ को वो वर्क देना। सेकंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब पावर टू टेक अ डिसीजन देना, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लोअर लेवल वालों का काम, जो है ना क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन राइट टाइम पे उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, है ना, ताकि वो क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सके उस चीज़ को। थर्ड आता है डिसिप्लिन, एग्रीमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट्स,
ठीक है। ये सब काय में आ जाता है, आपके डिसिप्लिन में आ जाता है। डिसिप्लिन में मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, एक बंदा इनिशिएटिव चाहिए वर्क के लिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, वर्क को कर सके, है ना। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब वन बॉस वन डायरेक्शन, है ना, वन कमांड, ठीक है। एक बॉस एक कमांड ही बताए, ऐसा नहीं हो सके, होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल को पावर दे के रखी है ना, कि वो सामने वाले को लीड कर सके। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे वर्क क्या करना है ना, उसके हिसाब से बताया वो वर्क करना है कि उसके हिसाब से बताया वो वर्क करना है। फिफ्थ आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन बॉस वन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब वन यूनिट ऑफ प्लान। एक जो लीडर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, सही राह देता है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। सिक्स्थ पॉइंट जो हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इन जनरल इंटरेस्ट। सब ऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो पीपल्स, जो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें कॉमन गोल की तरफ ले जाना, है ना, उनके नीड्स को फुलफिल करके उन्हें कॉमन गोल की तरफ बढ़ाना, इसी को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। छोटी सी डेफिनेशन दी है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपने खुद की ज़रूरतों से पहले ऑर्गेनाइजेशन का पहले ध्यान रखना, यही क्या कहलाता है, सब ऑर्डिनेशन कहलाता है। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, फेयर सैलरी, फेयर वेजेस देना। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी वजह से, अगर उसे फेयर वेजेस मिलेगी, फेयर सैलरी मिलेगी, फेयर इनकम होगी, तो वो हमारी हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, है ना। तो रेम्यूनरेशन पर्सन, अगर वो पर्सनल सेटिस्फाई होगा ना फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफर्ट्स देगा। तो ये आपका कहलाता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, है ना। फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एंड ये सब चीज़। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था, टॉप लेवल को पावर दी जाती है ताकि वो क्या कर सकें, प्लान कर सकें, पॉलिसी बना सकें, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना। तो सेंट्रलाइजेशन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, तब वो डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आपको उसे सक्सेसफुल बनाना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको पावर को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन सके। स्केलर चेन लाइन ऑफ अथॉरिटी टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल किसको फॉलो करेगा, मिडिल लेवल को, मतलब लोअर लेवल किसको फॉलो करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको फॉलो करेगा, टॉप लेवल को। टॉप लेवल प्लान करता है, मिडिल पॉलिसीज बनाता है, सेकंड मिडिल लेवल ऑर्गेनाइज करता है, और थर्ड अपना काम करता है ना, कंट्रोल करता है, और ये सब होता है उसमें, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग, ये सब। ऑर्डर, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर में काम करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूनिटी ऑफ ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात आती है, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ को वर्क देना, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे रिलायंस फ्रेश, इन सब में क्या होता है, अगर प्रॉपर मेन और मटेरियल नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी क्या। रिलायंस फ्रेश में सामान है ना, उस सामान के नीचे मतलब जो जहाँ पर आपको नीड होती है, आज आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपको फुटवेयर चाहिए या क्लॉथ आइटम चाहिए, तो आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो उनके क्या बना के रखें, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखें, उस डिपार्टमेंट में पर्सनल एम्प्लॉय को लगाना, है ना, और उसके हिसाब से वर्क करवाना। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, काइंडनेस, फेयर, है ना, ये सब आ जाता है। 12th पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, मतलब सामने वाले को जॉब सिक्योर फील करवाना। नहीं तो वो हो सकता है कि उसे सिक्योर फील नहीं हो रहा हो, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफर्ट्स नहीं दे रहा है, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो एक ही मेजर रीज़न हो सकता है। 13 पॉइंट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब राइट डिसीजन, सेल्फ मोटिवेशन, राइट टाइम पे वो डिसीजन ले सके, है ना, और आइडियाज़ को शेयर कर सके एक दूसरे से, ताकि इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिलती है गोल को अचीव करने में, है ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। स्पिरिट दी कॉप्स, आज कोई भी वर्क आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको टीम चाहिए रहेगी। आज छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी आपको टीम की ज़रूरत होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीम स्पिरिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 14 प्रिंसिपल, होप आपको समझ में आए होंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन से समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस करें, अगर आप इतना भी लिख के आ जाएंगे तो होप आपके अच्छे चांसेस है मार्क्स बनने के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं, आप भी के लिए थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लकी यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज FW टेलर प्रिंसिपल। अभी जो हमने पिछले प्रिंसिपल पढ़े थे वो फेयोल के प्रिंसिपल्स थे, और आज जो हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो हम एक एक करके साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं FW टेलर के बारे में। तो FW टेलर कौन थे, कहाँ से बोर्न हुए हैं? FW टेलर का जो बर्थ हुआ था वो 1858 में USA में हुआ है, ठीक है। और सेकंड चीज़, FW टेलर ने स्टील कंपनी में, है ना, मेडवल स्टील कंपनी में उन्होंने वर्क भी करा है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट में, ठीक है। और ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना। ये साइंटिफिकली क्या करते थे, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते थे, है ना। और साइंटिफिकली इनका प्रिंसिपल भी जो बेस है, कॉज एंड इफेक्ट्स पे बेस है ना। वो साइंटिफिकली डिसीजंस लेने में बेसिस है ना। इनका साइंटिफिक डिसीजन लेने का मेन वो था तजुर्बा, कि हर एक कोई भी डिसीजन लिया जाए मैनेजमेंट में तो वो साइंटिफिकली लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये फेमस भी हैं एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या है, फादर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। एक हमने फादर ऑफ मैनेजमेंट पहले पढ़ा था जिसमें हमने देखा था फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, फेयोल। लेकिन ये कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, कौन है, FW टेलर। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी निकाले, तो अपन फ्रेंड्स एक एक करके सारे प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है फ्रेंड्स वो आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना। सेकंड जो प्रिंसिपल आपके सामने दिख रहा है वो है कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिस्ट, है ना। थर्ड आपके सामने जो प्रिंसिपल दिख रहा है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और फोर्थ जो आखिरी प्रिंसिपल आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर प्रॉस्पेरिटी। तो एक एक करके हम ये प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल फ्रेंड्स बात करते हैं हम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी डिसीजन लिया जाए मैनेजमेंट में वो साइंटिफिकली लिया जाए, है ना। और रूल ऑफ थंब का मतलब ही इन्होंने ये बताया है। रूल ऑफ थंब आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रही है। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है साइंटिफिकली डिसीजन लेना, है ना। एक मैनेजर क्या करता है, डिसीजन दे देता है ना, ऑर्डर दे देता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे देता है। कोई साइंटिफिकली अगर दे रहा है अगर डिसीजन तो वो वैलिड कहलाएगा, है ना। नॉट साइंटिफिकली अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल में। तो साइंटिफिकली कोई भी डिसीजन देना है तो साइंटिफिकली देना है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेलर का ये पहला प्रिंसिपल था, जो भी वर्क होना चाहिए साइंटिफिकली होना चाहिए, जो भी डिसीजन होना चाहिए वो साइंटिफिकली होनी चाहिए, है ना। और कोई भी इल्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेकंड प्रिंसिपल फ्रेंड्स आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, मिलजुल के रहना, है ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मिलजुल के रहना। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है वर्कर का ग्रुप, एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। मैनेजमेंट का ग्रुप क्या सोचता है, हमेशा वर्कर से काम करवाना है, कैसे करवाना है और कितने टाइम में करवाना है ना। और मैनेजमेंट हमेशा ये सोचता है कि वो रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना। और वर्कर ये सोचता है कि हमें बर्डन दे रहा है काम का सामने वाला। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, वो नहीं होना चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यही है कि मिलजुल कर काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वही क्या कहलाएगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहलाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कराना, है ना, हेल्प करना। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअल, है ना। कोई भी डिसीजन लेना है तो साथ में मिलकर लिया जाए, है ना। एक दूसरे से बात करके लिया जाए, उनके सजेशन को सुना जाए, है ना। ऐसा नहीं कि अपने ही डिसीजन चलाना है, अपना ही जो भी हमने बोला है वही होगा ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड जो आता है वो साइंटिफिक डिसीजन कहलाता है। साइंटिफिक डिसीजन मतलब कोऑपरेटिव डिसीजन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल कर काम करना, मिलजुल के डिसीजन लेना और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल की ओर पे, सक्सेस की ओर पे ले जाना, ठीक है। यही कहलाता है आपका कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअल। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। अगला लास्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर प्रॉस्पेरिटी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, ठीक है, टाइम टू टाइम एजुकेट करना,
टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की नॉलेज देना, हर एक चीज़ की जानकारी देना। आज टॉप मैनेजमेंट किसको देती है वर्क, मिडिल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को देती है, मिडिल लेवल किसको देती है, लो लेवल को देती है। तो इन्हें क्या मालूम रहता है कि हाँ भैया मुझे ये वर्क करना है ना, लेकिन उस बारे में उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देना कि ये वर्क है आपका, है ना, इस चीज़ के बारे में आपको काम करना है। इससे क्या हुआ, हेल्प मिलेगी। हर एक एम्प्लॉय को अपना वर्क मालूम होगा तो वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करवाने में। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है एक एडिक्वेट नॉलेज देना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, वो वर्कर्स को, ताकि वो क्या कर सकें और ग्रो, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करवा सकें, ताकि वो क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो हो सके। तो ये कुल 4 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स जो हमने आज प्रिंसिपल्स के तौर पे पढ़े हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो अगले टॉपिक पे होगी, तो बिल्कुल जल्दी मिलेंगे आपसे। तो अभी के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड बाय। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। तो बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और इसके बाद मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो बिना किसी के देरी के वीडियो में बने रहें, है ना। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हम आज डिस्कस करेंगे जो FW टेलर द्वारा लाई गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या टेक्निक्स है जो टेलर जी लाए हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनर में। तो सबसे पहले आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड नंबर का जो टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। थर्ड आता है आपका वर्क स्टडी एंड फोर्थ आता है डिफरेंशिएट पीस बेस्ड सिस्टम एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे मेंटल रिवोल्यूशन। तो एक एक करके पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है ये पॉइंट्स। तो सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करें तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर जी ने सजेशन दिया है कि जो डिपार्टमेंट है उसे 2 पार्ट में बांट दिया जाए। एक होना चाहिए आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट में भी कुछ अलग अलग स्पेशलाइजेशन रखे जाने चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट जिसका एक्सपर्टीज़ है उस वर्क में, उनके हिसाब से वर्क होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आज कोई टीचर है, कोई टीच कर रहा है कोई सब्जेक्ट, जैसे आज मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है, तो उसकी क्या है, मैथ्स में एक्सपर्टीज़ है ना। आज आप आप साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी क्या है, एक्सपर्टीज़ है। ऐसे ही टेलर जी ने यह कहा है कि हर एक पर्सन की एक्सपर्टीज़ सभी कामों में हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज़ बंदों को उनके पीछे रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो टोटल कितने एक्सपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन में नीड है, तो टोटल एक्सपर्टीज़ उन्होंने सजेस्ट करा है कि 8 एक्सपर्टीज़ होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें 8 एक्सपर्टीज़ कौन कौन से हैं, इसमें 2 डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटा गया है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्टीज़ होने चाहिए और सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्टीज़ होने चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कहा गया है, रूट क्लर्क मतलब जो रास्ता दिखा रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो प्लान करना है ना, जिनका ये वर्क रहेगा कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करें, प्लान करें। अब सबसे पहले रूट क्लर्क का काम क्या होगा, रास्ता दिखाना किसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सेकंड आता है आपका कार्ड क्लर्क। कार्ड क्लर्क का मतलब ये होता है, आज सामने वाला उस रास्ते पे चल रहा है तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है जो फेस करनी पड़ती है, तो एक इंस्ट्रक्शन देना जिसे हम बोलेंगे रूट कार्ड क्लर्क। तो अब हम से थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं जिसका नाम है टाइम क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
तो टाइम एंड कॉस्ट लाइन क्या होती है कि प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं, और मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो टाइम पे बन रहा है और बन रहा है कि नहीं, और सेकंड चीज़ मिनिमम कॉस्ट है कि नहीं उस प्रोडक्ट की। और फोर्थ पॉइंट आता है आपका डिसिप्लिनरी। आज कोई भी वर्क कर रहा है तो सामने वाला बंदा, तो एक इनिशिएटिव होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, 100% अपना ऑर्गेनाइजेशन में दे, उसी को हम डिसिप्लिनरी बोलेंगे। लास्ट सेकंड पॉइंट, ये 4 एक्सपर्टीज हमने पढ़े, अब 4 एक्सपर्टीज कायम आएंगे अंडर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है, सबसे पहले आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो क्या कर सके, देख रेख कर सके कि मशीन टूल्स सही टाइम पे है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, उसे प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। फिर अगला जो आता है जिसे हम बोलते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब ये होता है कि टाइमिंग पे सामने वाला बंदा उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, जो जॉब और असाइनमेंट दी है उसे ड्यूटी, तो वो टाइमिंग पे कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं। थर्ड आता है आपका जिसे हम बोलते हैं रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस। और फोर्थ पॉइंट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर और रिपेयर बॉस का ये काम होता है, आज एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो फ्रेंड्स, उसमें कुछ मशीन्स भी होगी, है ना। अब उस मशीन्स में क्या होती है, कभी कभार प्रोडक्शन करते करते समय वो मशीन्स ख़राब हो जाती है। अब ख़राब हो जाती है तो वो क्या करना पड़ता है, उसे बाहर भेजना पड़ता है, फिर उसे रिपेयर करना पड़ता है, उससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो एक रिपेयर बॉस भी होना चाहिए जो रिपेयरिंग के लिए होना चाहिए, जो हर चीज़ का वो रिपेयरिंग का वर्क देख सके मशीन्स टूल्स में, है ना। और लास्ट आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब आज आउटपुट तो निकल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, आज की कोई चीज़ बन रही है, लेकिन वो आउटपुट अच्छी क्वालिटी में बन रहा है कि नहीं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने 8 एक्सपर्टीज देखे जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। सेकेंड पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कोई भी वर्क अगर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या उसकी साइज़ होगी, क्या क्वालिटी होगी, क्या वेट होगा, है ना। और ऐसा नहीं उस वर्क को सिंपल करना है। एग्जाम्पल के लिए आज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं और कस्टमर को दे रहे हैं, तो 10 प्रोडक्ट से सामने वाला क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़ हो सकता है ना। तो आप एक ही प्रोडक्ट में ध्यान दें, ताकि मतलब प्रोडक्शन मतलब 1 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखें उस वेराइटी के या उस क्वालिटी के, जिससे कस्टमर क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। आज अब मैं 10 से 17 वेराइटी दिखा रहा हूँ सामने वाले को किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिमिटेड प्रोडक्ट सामने वाले के पास रखूँगा, मान लीजिए 3 प्रोडक्ट रखा, 2 प्रोडक्ट रखा, 4 प्रोडक्ट रखा, तो उसमें से वो कहीं ना कहीं क्या कर लेगा, डिसाइड तो कर लेगा कि उसे ये वर्क यही प्रोडक्ट क्या करना है, बाय करना है, मतलब खरीदना है। तो इस काम जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए और सिंपल वे में होना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें चैनल को, है ना। आता है आपका वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। आज कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आज आप क्या करेंगे, बिजनेस भी अगर ओपन करा है आपने तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं ना। तो प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, जब तक आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे आप सेल करेंगे। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और जो कॉस्ट है वो खरीदी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इन्होंने भी कुछ सजेशन दिए हैं कि इनके साथ भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आता है फैटिग स्टडी, सेकंड आता है मोशन स्टडी, थर्ड आता है टाइम स्टडी, और फोर्थ आता है आपका, फोर्थ कौन सा पॉइंट है आपका लास्ट, जैसे टाइम स्टडी हो गया आपका, और एक आता है मोशन स्टडी, ठीक है। और डिफरेंशिएट टी स्पेस सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फैटिग स्टडी की बात करते हैं फ्रेंड। फैटिग स्टडी का मतलब होता है, टेलर साहब ने सजेशन दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्हें वॉच करो, उनका जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं किस टाइम पे वो थक रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 शिफ्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये 3 शिफ्ट है, इन 3 शिफ्ट में वर्क होगा, पहली शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अब फर्स्ट शिफ्ट में मान लो 3 से 4 घंटे की है ना, और थर्ड लास्ट शिफ्ट भी 3 से 4 घंटे की है, लेकिन बीच वाली जो शिफ्ट है वो 1 आध 2 घंटे की है। तो हमें क्या करना है, वो बीच वाली शिफ्ट में क्या देना है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एक ब्रेक देना है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले वो नोट किया जाए कि कब एम्प्लॉय थक रहा है, उसका एक एवरेज निकाला जाए, है ना, और छोटा सा इंटरवल दिया जाए, ताकि वो क्या कर सके, फ्रेश माइंड से कोई भी वर्क को क्या कर सके और अच्छे से कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिससे हम बोलते हैं फैटिग स्टडी, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे जिसका नाम है मोशन स्टडी। आज आप मान लो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग मेथड्स लगा रहे हो, उस मेथड में से बेस्ट मेथड कौन सी है उस चीज़ को बेचने की।
एग्जाम्पल के लिए आज मेरा कोई फुटवेयर का बिजनेस है ना। अब फुटवेयर बिजनेस में सबसे पहली चीज़ जो आती है उसमें आपको दो चीज़ मतलब मेथड्स आपको अडॉप्ट करनी है, अलग अलग मेथड्स लगानी है। जैसे पहली क्या आती है, एक होता है आपका ह्यूमन मेथड्स है ना, और एक होता है मशीन्स और टेक्निक्स है ना। तो मशीन्स आपको ज़्यादा वो फ़ायदा दे रही है कि आपको ह्यूमन मेथड ज़्यादा दे रही है या ना, ह्यूमन टेक्निक्स, ठीक है, ह्यूमन एंड मशीन टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं। आज मान लो आप सामने वाले से वर्कर से काम करवा रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है या आपकी कॉस्ट कम लग रही है कि नहीं लग रही है, और मशीन में अगर काम कर रहे हैं तो मशीन में अच्छा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो मेथड आपको डिफरेंट डिफरेंट लगानी है, उसमें से बेस्ट मेथड आपको चूज करके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करनी है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे मेथड स्टडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेथड स्टडी में मुझे लग रहा है आपको अच्छे से आ गया होगा। लास्ट पॉइंट आता है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब आज कोई वर्क कर रहा है सामने वाला तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए, है ना। आज मान लो आपने कोई प्रोडक्शन दिया है सामने वाले को, आपने वो मान लो 100 पीस दिए हैं, आप बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने 100 बैग दे दिए बनवाने के लिए। अब वो 100 बैग उसी टाइम पे वो सामने वाला बना रहा है कि नहीं, है ना। और नेक्स्ट डे भी आपको वही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि वो नेक्स्ट डे भी वही 100 आइटम उसी टाइमिंग पे बना रहा है कि नहीं। अब उसमें आपको ये पता करना है कि कौन प्रोडक्टिव है और कौन अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब जो काम में बिल्कुल अपना 100% दे रहा है, और अनप्रोडक्टिव मतलब जो थोड़ा फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। तो प्रोडक्टिव कैसे पता करेंगे, जो अपना काम बिल्कुल टाइमिंग पे कर रहा है कि नहीं। तो उसे जो टास्क दे रहे हैं उसे नोट करिए, उस टाइम पीरियड को नोट करिए कि वो सामने वाला इस टाइम पे काम कर रहा है तो सेकंड डे भी इसी टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं ले रहा है। ये आपका होता है आपका सबसे बेस्ट टाइम स्टडी, है ना। उसमें आप प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पता कर सकते हैं, ठीक है, और जो बेस्ट है उसे आप रखें, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है आपका जिसे हम बोलते हैं मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स मोशन स्टडी का मतलब होता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है। प्रोडक्टिव वालों को रखा जाए, अनप्रोडक्टिव वाले मूवमेंट्स को हटा दिया जाए, है ना। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव वर्कर्स के बारे में नहीं, पता चला वर्कर के से जो जॉब ही चले जाए। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। आज मान लो सामने वाला वर्क कर रहा है ना, और वर्क करते करते वो क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है ना। आज मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आज सामने वाला एक फैक्ट्री में काम कर रहा है ना। अब फैक्ट्री में सामने वाले को बोला है अरे वो टूल्स लेके आओ, उसमें अलग अलग किट है। अब वो कोई चीज़ बना रहा है या रिपेयर कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो टूल निकालेगा, है ना, वहाँ पर जाएगा वो टूल लेने उस टूल बॉक्स में, ठीक है। और वो औजार निकालने के बाद क्या करेगा, उस चीज़ को रिपेयर करेगा। अब मान लो उसे दूसरा टूल लग रहा है, दूसरा औजार लग रहा है, तो वापस वो वहाँ कहाँ जाएगा, उसी टूल में, है ना। वो वही टूल लेगा और वापस से क्या करेगा, रिपेयर। इससे अच्छा क्या करना चाहिए उस सामने वाले बंदे को, वो टूल बॉक्स ही यहाँ पर लेके आ जाना चाहिए जहाँ पर वो काम कर रहा है। इससे उसका टाइम बचेगा। वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट यहाँ से टूल नीचे से उठा सकता है और डायरेक्ट क्या कर सकता है, प्रोडक्शन में लगा सकता है, जिससे उसका टाइम बचेगा। तो इन्होंने ये बताया है साइंटिफिक टेक्निक्स लगाई जाए, है ना। और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, जैसे अभी मैंने बताया वो टूल बॉक्स, है ना, तो वो टूल वाली जो चीज़ है उसे क्या करना चाहिए, टूल बॉक्स को सामने रख देना चाहिए। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या हुआ उसका, कि वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह टूल लेके आ रहा था, है ना। तो वो इससे अच्छा क्या कर सकता है, टूल किट पूरी अपने नीचे रख सकता है सामान। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन स्टडी। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। तो फ्रेंड डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि सामने वाले को सैलरी दो, है ना, लेकिन सैलरी कैसे दो, जो प्रोडक्टिव है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में 100% दे रहा है उसे अच्छी सैलरी दी जाए। और ऐसा नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं होता है कि ज़्यादातर कि वो सभी अनप्रोडक्टिव हो। 70% प्रोडक्टिव 80% प्रोडक्टिव मिलेंगे, लेकिन 30% 10% मक्कारी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव वालों को अच्छी सैलरी देनी है, और अनप्रोडक्टिव जितने भी है ना उन्हें आप थोड़ी कम सैलरी दें, ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोडक्टिव वाले के हिसाब से बन सके। और ऐसा एक टाइम आएगा कि आज मान लो आपने कोई प्रोडक्शन दिया है ना, अब प्रोडक्शन के लिए आपने बोला 100 बैग बनवाना है ना, तो वो 100 बैग बना पा रहा है टाइमिंग पे तो उसको सैलरी अच्छी दी जाए, है ना। और वो 100 वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट के हिसाब से वो कर नहीं पा रहा है ना, क्योंकि एक वर्क कर रहा है दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे सैलरी क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, सामने वाला का जो आप टास्क दे रहे हैं डे बाय डे, उससे आपका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन लेवल के साथ क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सामने वालों को अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव मूवमेंट के हिसाब से दें। जो प्रोडक्टिव है उन्हें ज़्यादा सैलरी दें, जो अनप्रोडक्टिव है उन्हें कम सैलरी दें। तो ये आपका था डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। अब आखिरी पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं थर्ड चैप्टर पे पढ़ूंगा जिसका नाम है प्लानिंग। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें 12th क्लास वालों से, है ना, ताकि आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अब नेक्स्ट अपन लास्ट पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है आज दो चीज़ होती है, एक होता है मैनेजर और होता है सबऑर्डिनेट। मैनेजर क्या करता है? ऑर्डर देता है ना। मैनेजर के माइंड में क्या चलता है? ये सामने वाला काम नहीं कर रहा, मक्कारी कर रहा है। और सबऑर्डिनेट क्या सोचता है? ये मुझे काम ज़्यादा देता है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में तालमेल, एक दूसरे के बारे में जो थिंकिंग है उसे चेंज की जाए। आपको घुल मिल के काम करना है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में वर्क करो, है ना, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करो या एक दूसरे के बारे में गलत चीज़ें मत सोचो। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव वर्क। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव वर्क। अगर आपने ये जो मैंने पॉइंट समझाए हैं आज, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाइक करें, है ना, एक थंबनेल बनाएं ताकि आपको ये मुझे पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, तो वो भी आपको मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, और एक और मैंने चीज़ देखी थी कि मेरा वीडियो नहीं मिल पा रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मेरा वीडियो अगर आपको फाइंड करना है तो बस आपको ये सर्च करना है लक्की यूट्यूबर बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। आपको फर्स्ट में ही मेरा वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।